शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने यादाद्री मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन किए। खुसूसी तैयारे में सवार होकर वज़ीर आला केसीआर हैदराबाद से यादाद्री पहुंचे। वहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर और उसके अहाते में जारी तरक्याती कामों का भी केसीआर ने खुद जायजा लिया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी पर मंदिर को तरक्की दी जा रही है। अब तक कई मरतबा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंदिर की तरक्की के लिए खुसूसी फंड भी जारी किए जा चुके हैं। केसीआर के दौरे के पेश नजर मंदिर के अहाते में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना वक्फ बोर्ड को धचका लगा है। मणिकुंडा में वाक़ 1654 एकड़ अराजी को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत के हवाले करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम से पहले इस अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले करने की वज़ीर आला केसीआर ने अपील की थी। रियासत की तकसीम के बाद अपनी बात से मुनहरिफ होते हुए केसीआर खुद वक्फ बोर्ड के खिलाफ अदालत से रुजू हुए। साल 2012 में हाई कोर्ट ने मणिकुंडा की अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दिया था। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के मुखालिफ में फैसला सुनाया है। और नाज़रीन, इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन के सदर उस्मान अल हाजरी साहब। चलिए उन्हीं से इस पूरे मामले पर तफसीलात जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे यही जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर अब आगे क्या कुछ रुख रहेगा। कोर्ट में उसको वापस ले लिया जाएगा और वक्फ बोर्ड के हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। इतना होने के बाद जैसे ही ये तेलंगाना हुआ, ये अपने वादे से मुनहरिफ हो गए और हिंदुस्तान की सबसे कीमती जायदाद है जिसका मुंतखब है, तमाम रेवेन्यू, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, इसका चौफसला उसूल बाकी सारा रिकॉर्ड मौजूद रहने के बावजूद भी जो मुकदमा ट्रिब्यूनल में जीते, जो मुकदमा हाई कोर्ट में जीते, मुहाजिर साहब लड़े थे, बजाय मुहाजिर साहब के खिदमत हासिल करने के सुप्रीम कोर्ट में क्यों, जो जिस वकील को मालूम है एडवोकेट को कि ये मुकदमा किस तरह लड़ना चाहिए और उन्होंने लड़कर जीता है, वक्फ बोर्ड के हक में फैसला किया। लाखों रुपए दूसरे वकीलों को जिनको मालूम नहीं इसके बारे में, उनको ये मुकदमा उनके सुपुर्द करके गवर्नमेंट की जानिब से और एक बहुत बड़ा सानेहा हुआ। आपके तकरीबन 2.5 महीने पहले न्यूज़ 18 पर मेरा ये भी बयान आया था कि जो एक यहाँ से रेवेन्यू के अहदेदार थे, उनको इलियास अहमद साहब को जो वक्फ बोर्ड की जानिब से भेजा गया था, उन्होंने बेहतरीन वहाँ पर मशवरे दे रहे थे वक्फ के फेवर में। स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू अहदेदार वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट की पैरवी करने गए थे, उन्होंने इसकी ये कारकर्दगी देखते ही गवर्नमेंट को आगाह किया और गवर्नमेंट उनको फौरी तौर पर यहाँ से उनका खिदमत वक्फ बोर्ड से वापिस ले ली और यहाँ से ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड की जानिब से भेजा गया जिनको वक्फ की नॉलेज ही नहीं है, और वो लोग जाकर जूनियर ऑफिसर यहाँ से जाके जिनको ला का कुछ तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के इस मामले में कहीं ना कहीं तसाहुली से काम लिया गया है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे उस्मान साहब, जिस तरह से लगातार देखा है कि रियासती हुकूमत के जो वकील हैं उन्होंने भी कहा है कि इस बात को अगर साबित कर देंगे तो वो कई करोड़ देंगे, इस बात को किस तरह से आप हमारे नाज़रीन के सामने रखना चाहेंगे? मैडम, जिस तरह से मुकदमा, सबसे अहम चीज यही है मैडम कि ये केस में आप जो वकील जो केस जीते थे उनको, मुहाजिर साहब को क्यों केस नहीं दिए? जो आदमी जीता हुआ केस है, जिनको नॉलेज है केस के बारे में, खुद केसीआर साहब ने वादा किया था कि हम वापिस ले लेंगे केस, के बजाय वापिस लेने के मुकदमे की पूरी जान लगा दी, पूरा यानी गवर्नमेंट के पूरा मिशनरी लगा दिए केस को वक्फ बोर्ड के खिलाफ करने के लिए। और वक्फ बोर्ड के अहदेदार केसीआर, हमारे सलीम साहब भी जो हैं या सीओ साहब भी जो हैं, यानी वक्फ बोर्ड के तहत ही हुकूमत के तहत आते हैं ना, वो अपने अपने कुर्सियों से मोहब्बत लोग ज्यादा अक्सर, मैं सबको मौलिद इल्जाम नहीं ठहरा रहा हूँ,
लेकिन हुकूमत केसीआर इसमें राष्ट्र जिम्मेदार है। मुसलमानों के साथ धोखा हुआ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपके तवज्जुह से कि जी बिल्कुल बिल्कुल इसमें कांग्रेस पार्टी या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या तमाम दीगर सियासी तंजीमें हैं, जमातें हैं, उनके अलावा जो अवामी तंजीमें हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और ये मुकदमे की अपील करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत तो नहीं करेगी इसकी अपील। जी उस्मान अल हाजरी साहब, आपने ये हमारे चैनल में हमने आपको इसीलिए यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, क्या कुछ आपका नजरिया है, इसीलिए हम आपसे ये बात कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि अवामी नुमाइंदों को, अवामी तंजीमों को इस सिमत में आगे आना होगा। कई बार हमने खुद देखा है कि जो वजीर आला है केसीआर, उन्होंने बुलंद बांग दावे किए हैं, असेंबली में उन्होंने दावे किए हैं कि वक्फ की जमीन या वक्फ की जो भी जायदादें हैं उनकी हिफाजत के लिए आगे आएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल इसके बरक्स नजर आता है। मैडम ये सारे बहन, ये खुला दलील है। वक्फ का रिकॉर्ड सेक्शन बंद है, वक्फ में कैडर स्ट्रेंथ नहीं है, वक्फ को जुडिशियल पावर देंगे बोले थे, जैसे ही आते कहाँ है जुडिशियल पावर? ये सब धोखा है। ये वक्फ के पूरा तबाही के दाने पे वक्फ, और मजीद अगर ऐसे ही खामोश बैठा जाएगा तो वक्फ का खाली नाम रह जाएगा, वक्फ जायदादें सारी खत्म हो जाएंगी। मेरा ये मानना है ये सरासर मुसलमानों के साथ, औकाफ के साथ ये धोखा दिया गया। औकाफ की तबाही के में जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट है। मैं रास्त तौर पे बोल रहा हूँ, इसके लिए चलिए ठीक है, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो भी इसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, उनकी तरफ से क्या कुछ रद्द अमल? मुझे तो इसके बारे में इल्म नहीं है, वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं अल्लाह को मालूम है। अब लड़ना तो हम सबको है। मैं इसीलिए आपके तवज्जुह से असदुद्दीन ओवैसी को भी पैगाम दे रहा हूँ कि आप भी उठिए, आगे बढ़िए। अगर वाकई मुसलमानों की हमदर्दी रखते हैं, औकाफ से हमदर्दी रखते हैं, 1 लाख करोड़ की जायदाद है, मुसलमानों को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। स्टेट के नहीं, पूरे मुल्क के मुसलमानों के तालीमी, माशी हर पसमानदगी को दूर किया जा सकता है सिर्फ एक जायदाद से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम लोगों से कि सच्चे दिल के साथ आइए, मुसलमानों की वाकई हमदर्दी कर रहे हैं तो आइए और ये जायदादों को बचाने के लिए आप आगे बढ़िए। स्टेट गवर्नमेंट नहीं जाएगी, मैं लिख के देने तैयार हूँ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है उस्मान साहब, अगर इसमें बहुत हो गए ठोस कदम क्या? इंशाअल्लाह ताला हम इसमें अपील में जाए। नाकाम हुए, अगर कोई साथ आने चाह रहे हैं अपील करने के लिए, वक्फ ट्रिब्यूनल ये असल कोर्ट, ये टाइटल डिसाइड करने वाला ये वक्फ ट्रिब्यूनल है मैडम। जी ये बजाय वक्फ ट्रिब्यूनल के ये लोग सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के, हम सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ अपील करेंगे और वक्फ ट्रिब्यूनल को ही ये केस वापिस आना चाहिए। टाइटल डिसाइड करने वाला कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल है। जी बिल्कुल, तो आगे भी आप लोग एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और ठोस कदम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अल हाजरी साहब आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन के सदर उस्मान अल हाजरी साहब। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अजमेर शरीफ के लिए खुसूसी चादर रवाना की गई है। इस मौके पर तेलंगाना भवन में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और दीगर अक़लियती लीडर मौजूद रहे। इस मौके पर मोहम्मद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की जाती है। महमूद अली ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। चेयरमैन मसीह भाई साहब, हमारे अकबर भाई साहब एक चेयरमैन, और बहुत से हमारे टीआरएस के कायद यहाँ मौजूद है। यकीनन हम मकसद के तहत खिलाफ बिताते इस तेलंगाना की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए। पर केसीआर साहब बोलने के बाद हम लोग वक्फ बोर्ड से जो ना पूरा रेडी करके महमूद भाई और हमारे गोपी साहब सदर डिस्ट्रिक्ट के और हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब पार्टी ऑफिस इंचार्ज और खलीफ अनवर साहब और हमारे पूरे जितने कार्यकर्ता, जो भी चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, जो भी लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सब लोग आकर यहाँ पर हिम्मत अफजाई करें। और इसी तरीके से जो ना हर साल जब तक टीआरएस गवर्नमेंट है, जब तक केसीआर साहब है, हम लोग हैं, सब जो ना खिलाफ जाते रहेंगे हर साल की तरह इस साल भी। पिछले हफ्ते एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हुई फायरिंग की तफसीलात मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से मुतालिक मकामी पुलिस में तफसीलात नहीं दी गई थी। जिन लोगों ने फायरिंग की थी उनकी पिस्तौल और कार जब्त कर लिया गया है।
अमित शाह ने मजीद कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और दिल्ली में उन्हें ब्लड प्रूफ कार भी फराहम की जाएगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की जान को खतरा है। उन्होंने सिक्योरिटी लेने की असदुद्दीन ओवैसी से अपील की। देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन विचारों ने समझा कि दो ठाए ठाए मारेंगे। ठाए ठाए मारो या कुछ करते कर लो। हमको पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर परवरदिगार की जात पर तवक्कल करके हमने कहा कि हम जेड कैटेगरी नहीं लेंगे। आज भी हमको बताया गया कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए उनसे बढ़ के नहीं है। तेलंगाना में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 48,434 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 1,217 अफराद कोरोना मुतासिर पाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई। ग्रेटर हैदराबाद यानी GHMC की हदूद में 383 नए मामले दर्ज हुए। जिला रंगारेड्डी में 103 और मेडचल मलकाजगिरी में 99 मामले दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत के अहदेदारों के मुताबिक रियासत भर में 26,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं।